स्वागत है आपका द प्रिंट में। भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला लिया, उस टेरर अटैक का बदला लिया और प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जब अब पाकिस्तान से बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके पे बातचीत होगी और न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब पाकिस्तान नहीं कर सकता है। हमारे साथ हैं राजीव चंद्रशेखर, जो पहले पूर्व में मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, इस समय केरल बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। और राजीव जी के बारे में एक खास बात जो ढेर सारे लोगों को नहीं पता है कि इनका जन्म जो हुआ वो एक आर्म फोर्स बैकग्राउंड में, इनके जो पिता थे वो एयरफोर्स में थे और इनका जो बचपन है अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करते हुए बीता। और इन्होंने फिर आर्म फोर्सेस के लिए ढेर सारा काम किया, जैसे कि वोटिंग राइट्स की बात जो है राजीव जी के प्रयास से मिली आर्म फोर्सेस को। इसके अलावा रैंक वन पेंशन की जो बात है, इन्होंने काफ़ी उसके लिए अभियान चलाया। तो राजीव जी से समझते हैं कि भारत ने जो अटैक किया, भारत ने जो रिवेंज लिया। राजीव जी, सबसे पहला सवाल कि आपकी दिल के ये काफ़ी नज़दीक मुद्दा रहा है। आपका जन्म, आपका लालन पालन उस बैकग्राउंड में हुआ और आपने आर्म फोर्स के लिए काफ़ी काम भी किया है। भारत का जो रिस्पॉन्स था, जिस तरह से भारत ने एक कैलिब्रेटेड, एक मेजर्ड रिवेंज लिया, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये बहुत ही एक अहम रिस्पॉन्स था क्योंकि अलग-अलग पहलुओं में अगर हम देखेंगे ये जो इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री के बाद ऐसा एक रिस्पॉन्स हमको देखने को मिल रहा है। इसमें पहले तो साफ नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि हम इस पहलगाम मैसेकर के बाद या पहलगाम के इस क्रूर जो किलिंग के बाद भारत आतंकवाद और आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले देश में कोई फ़र्क हम अभी देखेंगे नहीं और हर टेररिज्म के एक्ट को हम युद्ध के एक नक्शे से देखेंगे, यानी कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। सो ये दो चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक दूसरा, जो भारत के सैनिक और भारत के आर्म फोर्सेस के पास जो कैपेबिलिटीज़ इस बार देखने को मिला है, पहले हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक, स्पेशल फोर्सेस के सर्जिकल स्ट्राइक, फिर हमने देखा बालाकोट में एरियल वॉरफेयर और इस बार हमने जो देखा एक मल्टी डायमेंशनल जो कैपेबिलिटी भारत के सेना के पास पिछले 10 साल से डेवलप हुआ है। एक तो हमारा डिफेंस, यानी कि हमारा जो स्काई है या आकाश है, उसका पूरा का पूरा डिफेंसिव कैपेबिलिटी हमने मल्टी टियर, मल्टी लेयर से जैसे हमने बनाया है। एक तो वो तो क्या इसका सबूत ये है कि एक भी पाकिस्तानी मिसाइल या एक भी ड्रोन आ नहीं पाया भारत के अंदर। दूसरा, हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, ऐसे प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ हवाई जहाज़ के तहत और मिसाइल कैपेबिलिटीज़ के तहत कि 11 एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स एयरफील्ड को हमने टारगेट करके एक प्रिसाइज मैसेज भेजा और उसको ना तो वो रोक सके या वो भी डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। और उसके साथ-साथ 7 मई सुबह जो इंडियन एयरफोर्स के जो स्कैल्प और हैमर मिसाइल वाले राफ़ेल और सुखोई 30 वाले एयरफोर्स वाले, जिन्होंने प्रिसाइज़ली टेररिज्म के जो हेडक्वार्टर्स थे, हब थे और 100 टेररिस्ट को जैसे उन्होंने मारा, ऐसे कैपेबिलिटीज़ पहली बार दुनिया को और भारत को देखने को मिल रहा है। और ये कोई मामूली कैपेबिलिटी नहीं है, ये एक मैं मानता हूँ एक ग्लोबल स्टैंडर्ड जो अमेरिका के पास है, जो रूस के पास है, जो चीन कहता है कि चीन के पास है, ऐसा जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी, एरियल डिफेंस कैपेबिलिटी और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सेना के लिए बनाया। तो मैं मानता हूँ इसलिए इस बार जो भारत सेना ने दिखाया है कैपेबिलिटी, ये काफ़ी मैं मानता हूँ पाकिस्तान को एक मैसेज भी है और पाकिस्तान को जो सपोर्ट करते हैं हमारे ही नेबरहुड में,
उनके लिए भी एक मैसेज है। But opposition is demanding कि there should be a parliament session and there should be disclosure कि जो सीज फायर ट्रंप के साथ हुआ, जो ट्रंप ने क्रेडिट लिया एक तरह से, उस पर डिस्क्लोजर होना चाहिए। नहीं देखिए, हमें हमारे जो सेना के 2-3 डायरेक्टर जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस एडमिरल प्रमोद, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जनरल घाई, और डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल भारती, उन्होंने 2 दिन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोफेशनल सबूत के साथ उन्होंने कहा, और उनका कहना ये है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान का उन्होंने फ़ोन किया ये 11 स्ट्राइक के बाद, और उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। आप उनको मानेंगे, हमारे देश के जो मिलिट्री टॉप प्रोफेशनल लीडरशिप है उनकी उनकी बात मानेंगे, या सोशल मीडिया में जो कोई और कहता है उसको मानेंगे? तो मैं तो एक इंडियन हूँ और मैं मानूँगा 3 फौजी जो उन्होंने कहा है, मैं उन उसको ही सच मानूँगा। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो कहा, क्यों कहा, उनका भी एक डोमेस्टिक ऑडियंस है, उनके भी पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, उनको भी ग्लोबल स्टेज में पोजीशंस लेने हैं। वो भी चाइना के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहे हैं, वो भी रशिया-रूस की लड़ाई को रोकने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं। तो उनका कारण क्या है, क्यों है, किस किस कारण उन्होंने कहा, ये उनसे ही पूछिए आप, या आप जो भी है। अगर ऑपोजिशन पार्टी जानना चाहता है, ऑपोजिशन पार्टी उनके नंबर लेकर उनको फ़ोन कर ले और उनसे पूछताछ कर ले। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो साफ कहा है, उन्होंने उनके भाषण में जो कहा, राष्ट्र संदेश में जो कहा उन्होंने, और उसके साथ जो 3 प्रोफेशनल मिलिट्री लीडरशिप के टॉप डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशंस हैं, उन्होंने जो कहा, हम उसको सच मानते हैं और हम उसको मानते हैं। अब ये राजनीति करना तो कांग्रेस और ऑपोजिशन का काम ही है। हमने देखा है पुलवामा के टाइम पे 2019 में उन्होंने क्या कहा, हम में से किसी ने आज भी हम याद करते हैं और भूला नहीं है कि वो कहते थे कि पुलवामा के टाइम ये बीजेपी ने करवाया है। हम अभी भी याद रखते हैं कि 2008 में जब 26/11 हुआ था, कांग्रेस की रीति और कांग्रेस का क्या रवैया था। कांग्रेस ने कहा कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, ये आरएसएस का एक साजिश है। हम आज भी याद रखते हैं कि यहाँ पे बाटला हाउस में जब एनकाउंटर हुआ, सोनिया गांधी ने कहा कि ये तो इनोसेंट लोग हैं, टेररिस्ट नहीं है। तो कांग्रेस को टेररिज्म जब भी होता है और जब इनोसेंट लोग मारे जाते हैं इंडिया में, कांग्रेस को एक बड़ा सा एक ट्रेडिशन है, लंबा सा ट्रेडिशन है कि किसी हालत में कुछ ना कुछ राजनीति करे। वो आज भी दिख रहा है, इसमें मैं कुछ नया नहीं मानता हूँ इसमें। Then why Rahul Gandhi is demanding parliament session? नहीं, राहुल गांधी will demand many things. The people of India should demand that he should attend parliament when parliament is regularly in session. When the parliament is regularly in session, either he is not attending or he will come with his tight t-shirt, or his sister will not show up for debates, important debate. तो इसका क्या मतलब है कि मैं डिमांड करता हूँ, मैं डिमांड करता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति बनूँ, इसका क्या मतलब है? मैं डिमांड कर सकता हूँ, लेकिन सुनने वाले भी तो होने चाहिए ना, और इसका कोई लॉजिक भी होना चाहिए। तो राहुल गांधी के डिमांड से कुछ मैं नहीं मानता हूँ उसका कुछ इम्पोर्टेंस है, क्योंकि देखिए, क्रेडिबिलिटी के लिए काम करना पड़ता है, क्रेडिबिलिटी के लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है, क्रेडिबिलिटी के लिए समझदारी से, संयम से बात करना पड़ता है। ये सब राहुल गांधी ने आज तक नहीं किया है, और कब करेगा वो? तो राहुल गांधी के डिमांड से मैं नहीं मानता हूँ कोई इसमें कुछ उसको कुछ इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि ये फुल टाइम राजनीति करने वाले लोग हैं। जब देश आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इतना न्याय हमने देश ने और देश के सैनिक ने दिलवाया है हमारे 26 फैमिलियों के, जब हम सब भारतवासी सब एक तरह से यूनाइटेडली सेलिब्रेट कर रहे हैं, राहुल गांधी एकमात्र व्यक्ति हैं या कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो इसमें राजनीति करना चाहते हैं। तो मैं मानता हूँ राजनीति के लिए काफ़ी समय है। आज हम सेलिब्रेट कर लें
कि देश ने पाकिस्तान को दिखा दिया है कि हमारे पास क्या कैपेबिलिटीज़ है, हमारे वीर सैनिक क्या कर सकते हैं, हमारा रीच कहाँ तक है। तो ये एक सेलिब्रेटरी मोमेंट है, ये एक गर्व का मोमेंट है। ये राष्ट्रीय ये पॉलिटिक्स करने या पेटी पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो समझ ले तो समझ ले, नहीं तो क्या करें। हाउ डू यू रीड पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर माइंड, क्योंकि इससे पहले के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने उनकी जो एक पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक एक तरह से जो स्थिति है उससे वो बाहर ले जाएं। देखिए, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान एक फेल्ड इकोनॉमिक स्टेट है। आज वो कर्ज़े के बल पे जीता है और आईएमएफ का एक लोन $1 बिलियन का उन्होंने लोन लिया है। उनके पास ना तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ना कोई ग्रोथ है, ना कोई आने वाले दिनों में कोई कोई अपॉर्च्युनिटी दिख रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान का एक मिलिट्री जो है वो खुला आम कह रहा है, उनका जनरल जो है कहता है कि हम जिहादी फोर्स है। तो वो एक प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स नहीं है। वो एक रिलीजियस और एक आइडियोलॉजिकल फोर्स है। और उस हाल ही में इमरान खान के समय में पाकिस्तानी मिलिट्री की क्रेडिबिलिटी पे काफ़ी सारे प्रश्न वहाँ के लोगों ने उठाया। और मैं मानता हूँ ये आसिफ मुनीर जो भी हैं, जनरल हैं, उनका ये मेरा ये पर्सनल असेसमेंट है। मैंने कोई बड़ा मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा बड़ा कॉमन सेंसिकल कंक्लूजन ये है कि वो चाहते हैं कि किसी हालत में पाकिस्तानी आवाम डिस्ट्रैक्ट हो। क्योंकि जो हो रहा है पाकिस्तान में, वहाँ पे गरीबी है, अभी इंडस वाटर ट्रीटी के बाद पानी भी नहीं होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, स्टॉक मार्केट ख़त्म है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, और एक तरह से एक रिलीजियस फेल्ड स्टेट के रूप में पाकिस्तान जाना जा रहा है दुनिया भर में। तो उससे किसी तरह पाकिस्तानी मिलिट्री के फेलियर्स से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं मानता हूँ इन्होंने ये एक उनका एक मूव था, लेकिन ये बैकफायर हो गया है। और पाकिस्तानी मिलिट्री का एक लंबा सा ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे 1947 से आज तक, कारगिल हो या 71 वॉर हो, उनके जो वो समझते हैं कि वो बड़े मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट है। हर बार मुशर्रफ साहब अपने आप को समझते थे कि वो बड़े जीनियस हैं, ये कमांडो हैं, ये है वो है, और कारगिल में ऐसा तमाचा पड़ा कि उसको जाना पड़ा क्लिंटन के पास और बचाव बचाव करके जाना पड़ा नवाज शरीफ जी को। तो यही हालत है यहाँ पर। ये मिलिट्री वाले अपने पाकिस्तानी मिलिट्री वाले लोगों को भड़काकर कश्मीर के मुद्दे, जिहाद के मुद्दे बोल बोल कर लोगों को भड़का कर डिस्ट्रैक्ट करके अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। और लेकिन होता ये है कि इंडियन मिलिट्री का जो काम है उनको सबक सिखाना, उनको रियलिटी सिखाना। और इस बार मैं मानता हूँ कि 11 जो पाकिस्तानी एयरफोर्स में टारगेटेड रिस्पॉन्स हुआ है, इससे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वो समझ जाएं, एक मैसेज यहाँ से चले गया है, समझ जाएं, सुधर जाएं और उनके देश के हालत को संभालें और देश को आगे बढ़ाएं। बहुत सारे जो राइट विंगर इन्फ्लुएंसर हैं या कई सारे ऐसे लोग हैं अपने पार्टी के भी, उनको लगता है कि हमने थोड़ी जल्दबाजी की, हमें और सबक सिखाना चाहिए था। जैसे कुछ बीजेपी के एमपी ने कहा कि हमें बलूचिस्तान पे कब्जा कर लेना चाहिए था, तो उनको थोड़ी बहुत निराशा हुई। या आपको लगता है कि भारत सरकार कोई एग्रेसर नहीं थी, भारत सरकार को तो बदला लेना था पहलगाम का? नहीं, देखिए, बदला तो हो गया। 7 में सुबह जब टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स, पूरे के पूरे टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स टारगेट हुए थे, 100 से ज़्यादा टेररिस्ट को हमने मार डाला। उस दिन जस्टिस वाज डिलीवर्ड, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हुआ क्या कि उसके बाद जब टेररिस्ट के फ्यूनरल्स में और टेररिस्ट को जो मारे गए वो टेररिस्ट थे, उनके बदले के लिए पाकिस्तान मिलिट्री ने उनका अटैक शुरू किया। तब भारत को एक संदेश भेजना था कि देखिए, ये भारत के साथ नहीं चलेगा। और वो संदेश 11 मिसाइल्स और 11 अटैक के साथ हो गया संदेश।
भारत देखिए, भारत एक संयम, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और विकास में विश्वास करने वाला एक देश है। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार कहा है कि ये समय युद्ध का नहीं है। उन्होंने परसों का ये भी ऐड किया है कि ये युद्ध का भी नहीं है और टेरर का भी नहीं है। ये विकास का है, लोगों के जीवन में बदलाव लाने का समय है। हम सब, इंडिया हो या रशिया हो या अमेरिका हो, हम सब यही चाहते हैं कि हमारे लोग आगे बढ़े और हमारे लोग के जीवन में प्रगति हो। तो ये हमारा प्रायोरिटी है। हम ये नहीं चाहते कि हम युद्ध करें, लेकिन अगर युद्ध हम पर थोपा जाता है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं और वो संदेश हमने भेजा है। तो ये जो क्रिटिक्स हैं या जो कहते हैं कि युद्ध करना चाहिए, युद्ध, मैं एक आर्म फोर्सेस ऑफिसर का बेटा हूँ और युद्ध में ऐसा, ये कोई वीडियो गेम नहीं है। युद्ध में लोग मारे जाते हैं, इसमें पैसा काफ़ी खर्च होता है। तब युद्ध का एक आप डिसीजन लेते हैं, सब सोच समझ कर लेना चाहिए। कोई जैसे मैंने कहा ना, वीडियो गेम नहीं है ये, इसमें काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। भारत युद्ध के लिए तैयार भी है, लेकिन अगर पाकिस्तान संदेश उनको मिल गया है और वो चाहते हैं कि सीज़ फायर, और वो कहते हैं कि हम अभी टेररिज्म नहीं करेंगे, तो उनको उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मिलिट्री ने तय कर लिया होगा कि देखिए हम देखते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि ये परमानेंट सीज़ फायर नहीं है, ये एक पॉज़ है। ये हमने अभी ब्रेक लगाया है, ये ऐसा कभी कोई परमानेंट ब्रेक नहीं है। और उन्होंने कहा बहुत साफ रूप से कि अगर टेरर होता है, हम इसको युद्ध मान के ही आगे बढ़ेंगे। जो अमेरिका की तरफ से ये बार-बार कहा गया, जो ट्रंप ने भी कहा कि हमने कहा है कि ढेर सारा हम व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे। हालाँकि हमारे विदेश मंत्रालय ने उसका खंडन किया कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। तो आपको लगता है कि वो एक तरह से क्रेडिट टूटने की जंग है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप हम सब जानते हैं, एक मैवरिक हैं। उनका उनका एक उनका कहना, उनका ढंग ही एक अलग-सा ऑपरेटिंग स्टाइल है। तो वो क्या कहना चाहते थे, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था, वो मैं नहीं जानता। मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि उनकी बातों पर टिप्पणी करूँ। लेकिन ये बात सही है कि भारत ने बहुत क्लियरली एक न्यू नॉर्मल के बारे में कहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक न्यू नॉर्मल के बारे में साफ कहा है। और भारत बहुत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। जब तक खून बहेगा तब पानी नहीं होगा, और जब तक आप आतंकवाद करेंगे, युद्ध का ही आप अपेक्षा करें। और अगर बातचीत करना है तो बातचीत होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में और टेरर के बारे में। ये हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सरकार के हेड ने बहुत खुला देश को भी और दुनिया को भी वो कह चुके हैं। और मैं मानता हूँ इसी रास्ते में हम जाएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में क्या डिस्कशन होगा, या पाकिस्तान को क्या ट्रेड अमेरिका से मिलेगा, वो अमेरिका और पाकिस्तान तय कर लें। ढेर सारे नेता बीजेपी के भी और आपने भी इस बात को रेटिफाई किया कि टर्की के साथ जिस तरह से हमारे टूरिस्ट लोग जाते हैं, वो कहीं न कहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि एक साथ दोनों नहीं चल सकता। नहीं, एक इसमें कोई, इसमें मैं मानता हूँ इसमें डिबेट होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर हमारे जो हार्ड अर्न्ड रुपीज़ हैं, हमें कहाँ कहीं पे इन्वेस्ट करना है या किसी इकोनॉमी में डालना है, तो हम इस इकोनॉमी, ऐसे इकोनॉमी में क्यों डालें जो हमारे विरुद्ध या हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं मानता हूँ बड़ा कॉमन सेंस है। हम हर देशवासी, भारत के हर देशवासी यही चाहता है कि हमारे दुश्मनों को हम क्यों मदद करें, और या हमारे दुश्मनों के दोस्त को हम क्यों मदद करें। तो ये बॉयकॉट टर्की बड़ा ऑर्गेनिक सा मोमेंटम, मुझे इतने सारे लोग केरल से फ़ोन किए हैं, कॉलेजेस से यूथ, की हम टर्की को बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं खरीदेंगे कुछ, हम जाएंगे नहीं वहाँ पर, टर्किश एयरलाइन में फ्लाई नहीं करेंगे। तो ये सब अच्छा है, क्योंकि क्यों करें हम? हम, हाँ, हम अपनी मेहनत से अगर हम
हमारी ईमानदारी और मेहनत से हम कुछ अर्न करते हैं और हमें कहीं जाना है और वो हमारे पैसा को स्पेंड करना है, तो हम वहाँ पर क्यों जाएँ जहाँ से लोग हमारे शत्रु को हेल्प करते हैं। वहाँ पे चलें जाएँगे जहाँ पर हमारे दोस्त हैं, हमारे वैल्यूज़ में एग्री करते हैं। श्रीलंका जाएँगे, थाईलैंड जाएँगे, इंडोनेशिया जाएँगे, नेपाल जाएँगे, जापान जाएँगे, कोरिया जाएँगे, अमेरिका जाएँगे, यूरोप जाएँगे। यहाँ पे जाके क्यों वेस्ट करना पैसा। तो ये मैं मानता हूँ ये लोगों ने तय कर लिया है कि टर्की को बॉयकॉट करेंगे और वो करेंगे। वो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि लोग टर्की का जो जाना और वहाँ पे जो टहलने का जो एक प्रैक्टिस बना था उसमें काफ़ी सारा ब्रेक लगेगा। आपने और ढेर सारे लोगों ने, एक अभी इशू आया कि कर्नल सोफिया के ऊपर हमारे एक मंत्री ने, बीजेपी के मंत्री ने कमेंट किया, और ढेर सारे लोगों ने खुद जेपी नड्डा साहब ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि इस तरह की भाषा बिल्कुल अमर्यादित है। आपको लगता है कि नहीं, नहीं, ये तो घटिया बात है और ये देखिए जो लोग यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, वो देश के लिए पहनते हैं। वो मैं तो एयरफ़ोर्स ऑफ़िसर का बेटा हूँ। मुझे मेरा पहला और लास्ट आइडेंटिटी है इंडियन होने का और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंडियन हूँ। और हर जो यूनिफ़ॉर्म्ड ऑफ़िसर है, वो अपना रिलिजन या फ़ेथ या रीजन नहीं देखता है और देखती है। वो उनका पहचान जो है वो इंडियन है और हमारे ऐसे जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं मानता हूँ ये बहुत घटिया बात है और ऐसा करना नहीं चाहिए था और करना नहीं चाहिए। अब चूँकि इस मुद्दे पे आपके केरल की पॉलिटिक्स पे थोड़ा-सा आते हैं, आपके विरोधी पार्टी के जो नेता हैं शशि थरूर साहब, वो काफ़ी इस समय 2 ही ऐसे नेता थे अपोज़िशन के, एक असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर ने भारत सरकार के स्टैंड को बिल्कुल उसके साथ खड़े दिखे। तो लोग ये कह रहे हैं कि अब शशि थरूर आपकी पार्टी में आ रहे हैं। ये मैं नहीं मुझे नहीं मालूम वो आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। ये मुझे कोई इसका कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन जो उन्होंने कहा है मैंने सुना है अल अरबिया टीवी पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा इंटरव्यू था और मैं मानता हूँ कि देश के लिए उन्होंने बात किया है और मुझे कोई ऐसा सरप्राइज़ भी नहीं है, कोई ऐसा मैं मानता नहीं हूँ कि हमारे ऑपोज़िशन में ऐसे कोई देशभक्त नहीं है, हमारे ऑपोज़िशन में हैं देशभक्त लोग। लेकिन बाय एंड लार्ज जो कांग्रेस पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि वो देशभक्ति में विश्वास नहीं करते हैं। वो अपीज़मेंट पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा वो इन्वेस्टेड हैं कि देशभक्ति के बारे में कोई अगर कुछ बोले भी, उनको उससे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उनका क्या सिचुएशन होगा वहाँ पे मुझे नहीं मालूम। और असदुद्दीन ओवैसी के साथ हमारे काफ़ी सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हैं। लेकिन मैं खुश हूँ कि जब देश की बात उन्होंने किया, मैं तो खुश था कि उन्होंने ठीक कहा और और आप जानते भी हैं कि केरल के कांतापुरम मुसलियार जो केरल के मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल लीडर हैं, उन्होंने भी लिखा प्रधानमंत्री को। चर्चेज़ के काफ़ी सारे बिशप्स और आर्च बिशप्स भी लिखे प्रधानमंत्री को कि हम सैनिक और भारत के साथ हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ हैं। देखिए, मेरा मानना ये है मेरे एक्सपीरियंस से बाय एंड लार्ज देश में हर व्यक्ति जो भी रिलीजन हो, जो भी कम्युनिटी हो, जो भी जहाँ से भी हो हमारे देश में विश्वास करते हैं और देश को सपोर्ट करेंगे। एक ऐसे थोड़े बहुत लोग होंगे जो भड़काकर वो कोई एंटी इंडिया स्टेटमेंट दें या उनके पॉलिटिकल कंपल्शंस या उनके जो नैरो पॉलिटिक्स हैं उसके कारण जैसे कांग्रेस पार्टी हो वो इसके बारे में राजनीति करें। लेकिन बाय एंड लार्ज जब देश के सामने एक चैलेंज आता है देशवासी इकट्ठे होकर सरकार के को सपोर्ट करते हैं और हमारे मिलिट्री फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं। केरला में आपका प्रिंसिपल ओपोनेंट कौन है, कांग्रेस या सीपीएम? दोनों इसमें प्रिंसिपल ऑपोजिशन एक पार्टी कैसे हो सकता है? दोनों इंडी अलायंस के पार्टनर्स हैं, दोनों कोalition पार्टनर्स हैं। हर इलेक्शन वो साथ में लड़ते हैं, तमिलनाडु में साथ में लड़ते हैं, तेलंगाना में साथ में लड़े, वेस्ट बंगाल में साथ में लड़े। तो मैं इन दोनों को 2 पार्टियाँ नहीं देखता। मैं उनको दोनों को एक इंडी अलायंस के
दो मेंबर्स के हैसियत से देखता हूँ, और दोनों में आइडियोलॉजिकल भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों अपीसमेंट पॉलिटिक्स में माहिर हैं, दोनों एक कम्युनिटी को अपीस करने के लिए कुछ भी करेंगे। दोनों पार्टियां, केरल के 75 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं है। केरल देश के हाईएस्ट इन्फ्लेशन वाला स्टेट है, केरल हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट वाला स्टेट है, केरल लोएस्ट इन्वेस्टमेंट वाला स्टेट है। और इस हालत इस हालत केरल में है क्योंकि 75 साल से एक बारी कांग्रेस आएगा, उसके बाद लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद लेफ्ट। तो ये इस पॉलिटिक्स कल्चर, इस पॉलिटिकल कल्चर को बदलने के लिए बीजेपी एनडीए काफ़ी हम परिश्रम करेंगे, और लोगों के लिए एक नया विकसित केरलम बनाने की हमारा हमारा जो उम्मीद है, हमारा जो विजन है, आगे रखेंगे। आपके सामने केरल में जब आप केरल के प्रेसिडेंट बने तो आपके सामने चैलेंज क्या है केरल में? क्योंकि पिछली बार अगर आप देखें कि साउथ के सारे स्टेट में केरल में सबसे ज़्यादा आरएसएस का नहीं पेनिट्रेशन नहीं, है। केरल का चैलेंज नहीं मानता हूँ मैं। केरल में हुआ क्या है कि ये दोनों पार्टियां, एलडीएफ और कांग्रेस ने बहुत सालों से, 20-30 सालों से एक प्रोपेगेंडा उन्होंने लोगों के मन में भरा हुआ है कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है, बीजेपी एक हिंदुत्व पार्टी है, और बीजेपी हर नॉन हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट है। ये वो काफ़ी सक्सेसफुली लोगों को एक मन में उन्होंने भर के रखा हुआ है, और इसको स्लोली स्लोली सच क्या है, सबका साथ सबका विकास करने वाला पार्टी कौन है, कौन अपीजमेंट करता है, सच्चाई क्या है, ये थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं उसमें लगा हुआ हूँ और पार्टी लगा हुआ है कि सच लोगों तक पहुँचाएं, और ये जो झूठ का राजनीति काफ़ी सालों से चला है उसको एक्सपोज करें। ये मैं मानता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहाँ पे ना तो विकास है, ना तो इन्वेस्टमेंट है, ना तो जॉब्स हैं। यूथ वहाँ से निकल कर भाग रहे हैं कहीं और डेवलपमेंट का नाम और निशान वहाँ पर 20-30 साल से कुछ हुआ नहीं है। तो इसको बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पिछले 10-11 साल में इंडिया में किया है, लोग जानते हैं, क्योंकि अगर डेवलपमेंट केरल में हुआ है, वो हुआ है कि उसका कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी। आप चूँकि टेक्नोलॉजी समझते हैं, टेक्नोलॉजी अपनी एंटरप्रेन्योर रहे हैं। भारत और अमेरिका के जिस तरह से ट्रेड टॉक चल रहे हैं, आप जिस तरह से टैरिफ लगा और भारत ने अभी मंशा जताई है कि वो डब्ल्यूटीओ में जाके अमेरिका के खिलाफ भी ड्यूटी लगाएगा। तो आप किस तरह से देखते हैं कि सिनेरियो आने वाले दिनों में चेंज हो सकता है? देखिए, बड़ा अगेन, मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं सब्जेक्ट पे, लेकिन बड़ा कॉमन सेंस अगर हम लगाएंगे, ये जो डब्ल्यूटीओ का जो एक फ्रेमवर्क था लेट 80 से अभी तक जो चला है, उसका एक ही बेनिफिशियरी रहा है, वो चाइना। और डब्ल्यूटीओ के कारण हुआ ये है कि पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग या और पूरा का पूरा जो जॉब, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जॉब्स चाइना में कॉन्सेंट्रेट हुए हैं 2022 तक। ये 2022 और कोविड के बाद एक दुनिया एक तरह से वेकअप कॉल हुआ है कि ये कंसंट्रेशन दुनिया के लिए भी नहीं अच्छा है। अभी जब ट्रम्प आए हैं, ट्रम्प ने तय कर लिया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स अमेरिका से जाकर चाइना तक चाइना में गए हुए हैं, उसको वापस लाना है। तो मैं मानता हूँ ये जो ग्लोबल ट्रेड फ्रेमवर्क है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, काफ़ी सारे ड्रामेटिक डीप डिसरप्शंस आएंगे, और काफ़ी सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स विल रिप्लेस द ओल्ड डब्ल्यूटीओ रिजीम। तो इंडिया यूके ने अभी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ऐसे इंडिया यूएस का एक एग्रीमेंट होगा। उसके नेगोशिएशंस के लिए हमने देखा है अमेरिका और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर चला था पिछले 2-3 महीने से। लेकिन 2-3 अभी उनका भी एक एग्रीमेंट आ रहा है। तो ये एक एग्रीमेंट रहेगा, और ट्रम्प एक बिजनेसमैन रहे हैं, तो वो एक नेगोशिएटर हैं। तो हमें भी नेगोशिएट करना पड़ेगा, और हम नेगोशिएट करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास उनके लिए, उनको देने के लिए क्या है, उनसे लेने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे कौन से इंडस्ट्रीज़ और इकोनॉमी के कौन से सेक्टर्स हैं जो हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे फार्मिंग। तो ये एक तरह से एक नेगोशिएशन होगा, और नेगोशिएशन
के क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे हम बाद में देखेंगे। चूँकि प्रधानमंत्री ने थोड़े दिन पहले सेमीकंडक्टर, डीप टेक और इन सब में भारत को कैसे लीड लेना चाहिए, इसकी प्रायोरिटी उन्होंने फिक्स की या बात कही। इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग का जो बस था, वो तो एक तरह से मिस कर चुका। आपके हिसाब से इंडिया की इस समय क्या प्रायोरिटी होनी नहीं नहीं, चाहिए? गलत है कि मैन्युफैक्चरिंग बस हमने पहला बस हम मिस कर चुके हैं, ये बात सही है। और वो मिस कर चुके हैं पूरे के पूरे दुनिया के देश। लेकिन ये सेकेंड वेव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है, जो चाइना प्लस वन हो रहा है, जो चाइना से काफ़ी सारे फैक्ट्रीज रिलोकेट कर रहे हैं, उसमें भारत का बहुत बड़ा भूमिका, बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होगा भारत के लिए। और जैसे आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन की दुनिया में हमने काफ़ी पिछले 4 साल में फ्रॉम ज़ीरो टू इस लेवल तक पहुँचे हैं। इतने सारे मोबाइल फ़ोन यहाँ पे मेड इन इंडिया मोबाइल फ़ोन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई भी ऐसा ग्लोबल ब्रांड नहीं है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है और इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं मानता हूँ ऐसे काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के सामने हैं। ऑटोमोटिव, हेवी इंजीनियरिंग, प्रिसिशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन भी है और हमारा एक फुटप्रिंट जो पहले ज़ीरो था, अभी ग्रो कर रहा है। तो सेमीकंडक्टर एक क्लासिक एग्जांपल है। 3 साल पहले ना तो सेमीकंडक्टर का कोई नाम और निशान था यहाँ पर, ना कोई किसी में कॉन्फिडेंस था कि हम सेमीकंडक्टर कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक प्रोग्राम बनाऊँगा, स्कीम बनाऊँगा, पॉलिसी बनाऊँगा और आज हम 3-4 बड़े सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं देश देश में। काफ़ी सारे डिज़ाइन और इनोवेशन की इकोसिस्टम बन रहा है और पैकेजिंग और इनोवेशन, पैकेजिंग इनोवेशन के यूनिट्स भी आ रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि आज मास मैन्युफैक्चरिंग जो पहले होता था चाइना में, प्लास्टिक्स वगैरह वगैरह, उसमें हम इतने कंपेरेटिव न होकर होते हुए भी काफ़ी सारे एरियाज़ जो फ्यूचरिस्टिक एरियाज़ हैं, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी एरियाज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, प्रिसिशन इंजीनियरिंग, उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव चंद्रशेखर जी का, जिन्होंने सारे मुद्दों पे बात की, क्योंकि इनका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, काफ़ी ब्रॉड है, ढेर सारे सेक्टर में काम कर चुके हैं और इस समय केरल में कैसे बीजेपी का फुटप्रिंट बढ़ाएं, उसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। शंकर हरिवंश, द प्रिंट।